So hello everyone, a very good evening to all and welcome to Physicum Academy। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नॉन सब्सक्राइबर्स है वो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने वाला है कार्बीन। अक्सर यूट्यूब पे जो है ये टॉपिक देखने को नहीं मिला है और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको कार्बीन पढ़ाने वाला हूँ। तो बस आप बने रहिए मेरे साथ। आज से जो है हम कार्बीन का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो बस आपको ये करना है कि नोट्स साथ में बनाने हैं और आखिर तक बने रहना है। देखो कार्बीन जो है ना एक इंटरमीडिएट है। एक क्या है, इंटरमीडिएट है। कार्बीन एक इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन के बीच में बनता है। ऑलमोस्ट रिएक्शन जो होती है ना वो दो क्राइटेरिया से जाती है। रिएक्शन जो होती है दो तरीके से जाती है। एक तो होता है कि वो चली जाए ट्रांजिशन स्टेट से। ट्रांजिशन स्टेट यानी जहां पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बना, और एक वो जाती है इंटरमीडिएट से। जो ट्रांजिशन स्टेट जो होता है ना, यहाँ पे जो होता है वो कंसर्टेड वे में जाती है। यानी कि जैसे ही बॉन्ड्स बन रहे हैं, जैसे कि आपने SN2 का रिएक्शन जो देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि वो बीच में इस तरह से वो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है। यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन और ये बॉन्ड ब्रेकिंग ये दोनों साथ में होता है। उसी को कंसर्टेड स्टेप बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है। तो रिएक्शन दो तरीके से जा सकती है। एक तो जाती है वो ट्रांजिशन स्टेट से और एक जाती है वो इंटरमीडिएट से। अब इंटरमीडिएट जो होता है वो बीच में बनने वाली एक स्पीसी होती है। दो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बीच में बनने वाला एक स्पीसी होता है जो बहुत ही अनस्टेबल होता है। उनका जो हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो भी बहुत कम होता है। इस वजह से वो जो एग्जिस्ट ऐसे नहीं करता, लेकिन रिएक्शन काफी हद तक एक इंटरमीडिएट पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शन जो जाती है ना वो ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो जितना ज्यादा स्टेबल होता है इसमें, ठीक है, उतनी ही रिएक्शन फास्ट जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होता है तो उतना ही रिएक्शन जो होता है वो जल्दी आगे मूव करता है। तो इस वजह से इंटरमीडिएट जो है ना जो बनने वाला उनको पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। तो बस बने रहे मेरे साथ। कार्बिन एक इंटरमीडिएट को हम सारे कुछ 3 या 4 लेक्चर्स लगेंगे। चार चार लेक्चर्स लगेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट्स को। कार्बिन से शुरू करेंगे, फिर नाइट्रीन, फिर बेंजाइन, और बेंजाइन से पूरा कनेक्ट करके मैं आपको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो आपका जैम में वेटेज रखता है। और यहाँ से नेम रिएक्शंस भी है, रिएक्शन मैकेनिज्म का भी थोड़ा हिस्सा आता है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसको सही से नहीं पढ़े तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक प्रॉब्लम हो सकती है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता है कि पूरी इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको थोड़ा भी बीच में से अगर एक रिएक्शन पूछ लिया, आपको सब कुछ आता है लेकिन एक छोटा सा एक अगर रिएजेंट भी अगर आपको नहीं पता उसके बारे में, तो फिर आपका वो पूरा क्वेश्चन गलत होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल रिलेट करके कनेक्ट करके पढ़ेंगे और बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर कार्बन के ऊपर इंटरमीडिएट। तो 6 तरह के इंटरमीडिएट्स होते हैं। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जरा इसको ध्यान से कि इंटरमीडिएट्स जो होते हैं ना वो होते हैं 6 तरह के। एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन, फिर एक होता है कार्बीन, एक होता है नाइट्रीन, एक होता है फ्री रेडिकल, और आखिर में एक और हम पढ़ते हैं जिसको कहते हैं बेंजाइन, जो कि काफी चर्चा में रहता है। अक्सर कैटायन एनायन तो जो है लोग पढ़ते हैं। मैं आपको कार्बीन पढ़ाऊंगा। ये तो जो है काफी इजी होता है। ठीक है, उतने में मतलब उनमें से भी नेम रिएक्शंस आती है। लेकिन जो हम हमारे इंटरमीडिएट्स की शुरुआत जो है हम कार्बीन से करने वाले हैं। कार्बीन, फिर नाइट्रीन, फिर जो है हम
बेंजाइन पाएंगे और यहाँ से एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लोग अक्सर बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है, ऐसे टॉपिक्स है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड बुक्स क्लेडन से मैं जो है आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो मतलब मैंने अपने जो पूरा क्लेडन से कुछ कुछ कंसेप्ट है मैंने नोट करके रखे, वो मैं आपको इंटरमीडिएट में ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो बस आप बने रहिए मेरे साथ और नोट्स बनाते रहिएगा। तो एक नॉर्मल फॉर्मेट है, सबस्ट्रेट जो होता है, जैसे हम रिएजेंट को ऐड करते हैं, कुछ रूम टेम्परेचर या फिर कुछ कंडीशंस होती है, उनको मिलाने वाला सॉल्वेंट होता है और निकल के आता है वो हमारा प्रोडक्ट। ये एक नॉर्मल ऑर्गेनिक रिएक्शन का ये जो है फॉर्मेट रहता है। ये जो होता है मैंने आपको पहले ही बताया, तो ट्रांजिशन स्टेट से जाएगा या तो इंटरमीडिएट से होके प्रोडक्ट में जाएगा। अगर इंटरमीडिएट कार्बीन बनता है तो क्या होता है, पूरा कार्बन को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, बड़ी दिलचस्प कहानी रहने वाली है। आपने जो है यूट्यूब पे पहली बार कार्बन पढ़ाया जा रहा है ना, जैम लेवल तक का कार्बन पढ़ाऊंगा, पूरा एकदम जबरदस्त रहने वाला है, तो बस आप देखते रहिए। देखिए, कार्बन जो होता है ना, उसके इस तरह से कुछ उसका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, और एक उसके पास लोन पेयर होता है। अब जरा कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉन्स। आपको ऑक्टेट के बारे में मैंने बॉन्डिंग में बताया था, इसको जरा ध्यान से देखें और समझिए। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन पीसी है। ठीक है, दूसरी बात, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। एक एक बात को सही से पढ़ेंगे ना, टेंशन ना लो, आप बस पढ़ते रहे मेरे साथ। देखे जरा ध्यान से, यहाँ पे कार्बन जो है ये जैसे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। एक खास इसको ध्यान रखिएगा, कई इसको स्ट्रक्चर देखने से ना ऐसा लगता है कि ये लोन पेयर इसके पास है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, बट ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल में ये जो लोन पेयर आपको दिख रहा है ना, ये भले ही इसके पास हो, बट ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव करता है, तो इसलिए इनको इलेक्ट्रोफाइल की तरह कंसीडर करेंगे और इस पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी का अटैक करवाएंगे, ना कि इसको खुद को लेके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करवाएंगे। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये भले ही इसका लोन पेयर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसकी तो कहानी है, यही से तो सिंगल और सिंगलेट और ट्रिपलेट आता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और न्यूक्लियोफाइल से बाइंड करना पसंद करता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यहाँ पे ये है कि ये एक इंटरमीडिएट है, बट न्यूट्रल इंटरमीडिएट है। कैसा है? न्यूट्रल इंटरमीडिएट आपको यहाँ पे देखने को मिला है, जो कार्बन न्यूट्रल इंटरमीडिएट है। अब इसका स्ट्रक्चर तो हमने ऐसे देख लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, इस कहानी को जरा समझ कर इसको अंदर से थोड़ा जाके हम झांक के देखते हैं कि एग्जैक्टली कार्बन किस तरह से है। तो सारी बातें पढ़ेंगे और मैं आप पढ़ेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखो, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक कार्बन को ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, Cr2, जस्ट अ सेकेंड ना, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, चले, तो कार्बन को हम जो होती है ना, वो मैं अब आपको इसको पूरा इसका स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ रिलेट हो जाएगा, है ना, जस्ट वेट एंड वॉच। कार्बन जो होती है ना, ठीक, वो दो तरह की होती है। एक तो होती है सिंगलेट कार्बन, ठीक है, और एक होती है ट्रिपलेट कार्बन। अगर कोई 11वीं 12वीं वाला में पढ़ लेगा ना, वो जैम के लेवल का क्वेश्चन दे देगा यार, जैम का लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर देगा वो पक्का। बस बने रहे मेरे साथ। देखिए, सिंगलेट कार्बन होती है, ट्रिपलेट कार्बन होती है। अब ये क्लासिफिकेशन हुआ कैसे, इसको पहले जरा ध्यान से समझे। एक्चुअली में होता क्या है, देखिए जरा, कार्बन जो होता है, कार्बन का जरा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 2s2 और 2p2,
2s2 2p2 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रहता है जबकि वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। ठीक है, अभी उसका स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, अब जरा इसको जरा ध्यान से देखिए, इसके हिसाब से बॉन्ड कितने बनने चाहिए? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्ड बनने चाहिए, बस एग्जैक्टली यही होता है। ठीक है, कि कार्बन जो होता है वो दो बॉन्ड, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दो बॉन्ड बना लेता है, और ये जो है एक उसके पास लोन पेयर आ जाता है, यहाँ पे जो लोन पेयर है, लेकिन ये जो है एक एम्प्टी ऑर्बिटल है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और इसी की वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। तो यहाँ पे जो है, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे क्या होगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो p ऑर्बिटल जो है वो एक सॉरी जो ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो प्योर p ऑर्बिटल में है। ठीक है, जरा इसको जरा ध्यान से देखें। ठीक है, इस तरह से कुछ उसका स्ट्रक्चर रहने वाला है। इसको जरा ध्यान से देखिए, इसमें आप कैलकुलेट करें स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो होता है 2s+1, और आपको पता है कि यहाँ पे s क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट शेल में जो होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब यहाँ पे कितने हैं, दो नॉन दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब इसको आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक तो है प्लस हाफ में और एक क्या है माइनस हाफ में। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। तो s क्या आया, 0। तो 2 × 0 + 1 क्या आया आंसर, 1। इसीलिए यहाँ यहीं से निकल के आता है सिंगलेट। ठीक है, अब आप सोचोगे यार इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कार्बिन जो होती है ना वो दो तरह से एग्जिस्ट कर सकती है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। एक तो वो ऐसे एग्जिस्ट कर सकती है कि उसका एक Cr हो गया, एक R हो गया, हाइब्रिड हो गया, और ये अनहाइब्रिड हो गया। ये R हो गया, ये R हो गया, ये हाइब्रिड हो गया, और ये प्योर हो गया। ठीक, एक तो वो ऐसे एग्जिस्ट कर सकती है, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स है इसके, ये तो दोनों पैर हो गए। ठीक है, अब बात इसकी और इसकी है। तो ये जो दो है ये या तो फिर ऐसे अरेंज हो सकता है या तो फिर ऐसे अरेंज हो सकता है, दोनों में एक एक हो, या तो फिर एक में ही दो हो। तो कार्बिन जो है ना इस तरह से वो दो तरह की हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये ऐसे अरेंज होंगे तो इनका स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब हम निकालते हैं तो s0 आता है, तो 2s+1 जो होता है उसका आंसर 1 आता है। इसीलिए इसको बोला जाता है सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, और यहाँ पे जरा देखिए s जो होगा वो देखिए आप, ये भी प्लस हाफ और ये भी प्लस हाफ, दोनों ही सेम स्पिन में है, दोनों प्लस हाफ, यहाँ पे तो कैंसिल कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, s1 आएगा, यानी 2s+1 इज इक्वल्स टू 2 × 1 + 1 3। इसीलिए इसको ट्रिपलेट कार्बिन बोला जाता है। ये जो है एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी के ऊपर से इन कार्बिन दो तरह की जो है वो निकाली जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर अगर कार्बिन सिंगलेट है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। तो इसको आप आसानी से बता सकते हो कि दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 3 स्टेरिक नंबर आ रहा है, तो sp2 होगा, प्लेनर होगा। सिंगलेट कार्बन का तो हम इजीली बता सकते हैं, और इसका नेचर जो होगा वो डायामैग्नेटिक होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ डायामैग्नेटिक होने वाला है। तो बहुत आसान सी बात है, यहाँ पे इनका एंगल भी कुछ इस तरह से आता है कि आर सी आर का एंगल जो होता है ना वो थोड़ा लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से यहाँ पे वो 100 से 110 डिग्री तक आ जाता है। ठीक है, तो ये तो बात सिंगलेट कार्बन की बहुत इजी है, समझ में आ गई, बहुत आसान सी है। ठीक है, लेकिन जो ट्रिपलेट कार्बिन जो है इसमें थोड़ी सी समस्या है। ट्रिपलेट कार्बिन में कंफ्यूजन रहता है कि अब या तो
ये जो है sp2 में एग्जिस्ट करेगा या तो फिर sp में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं, एक तो sp2, एक तो है sp। देखिए, या तो फिर वो एग्जिस्ट करे कुछ ट्रिपलेट कार्बिन। देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, या तो ये एक प्योर पी में रहे, ये इस तरह से जैसे कि था, या तो फिर ये ट्रिपलेट कार्बिन जो है ये बस अपने दो इस तरह से रखे और दोनों ही प्योर पी बन जाए, दो बॉन्डेड पेयर हाइब्रिड और दो ही, और बाकी के दो दोनों प्योर, दोनों में एक एक। ये दो तरह से जो है ये एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब मेजरली जो है ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट मेजरली, और ये जो है एग्जिस्ट रेयरली, बहुत कम बार ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 आएगा, और यहाँ पे उसका हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा। यानी sp हाइब्रिडाइजेशन जो है ये दोनों ट्रिपलेट कार्बिन दोनों sp2 और sp दोनों रख सकता है, और इसका जो बॉन्ड एंगल जो है RCR का, ये बॉन्ड एंगल भी वेराई करता है बिटवीन 130 डिग्री टू 150 डिग्री, ठीक है। तो ये sp में भी रह सकता है, sp2 में भी रह सकता है। sp2 में वो ज्यादातर रहता है, sp में रेयरली कभी देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों ही कार्बिन का पूरा स्ट्रक्चर और उनका जो है हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। तो लेकिन यहाँ पे जो है अभी मजा नहीं आ रहा यार, थोड़ा एकदम जबरदस्त बात कुछ पढ़ते हैं ना, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं। सिंगलेट और ट्रिपलेट, which one is more stable? स्टेबिलिटी की बात आती है, ज्यादा स्टेबल कौन है भाई ये बता दो। चलो कार्बिन जो है वो तो दोनों तरह से रह सकती है, स्टेबल कौन सी ज्यादा है ये बता दो। तो अब मेजर तो ये इसी तरह से एग्जिस्ट करता है, तो हम जो है इसको इसी तरह से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से आप देखें, यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आपको देखने को मिलता है, लेकिन जब ट्रिपलेट कार्बिन में हम जाते हैं तो यहाँ पे ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देखने को नहीं मिलते, और इसी वजह से जो ट्रिपलेट कार्बिन जो है, ट्रिपलेट कार्बिन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है देन सिंगलेट कार्बिन। ये किसके लिए आता है, इसकी स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है ना जनाब, जरा और ध्यान से देखिए इसको, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि अब तो इसके राज खुलेंगे भाई। कार्बिन जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कार्बिन में। अगर कोई जेई वाला भी बंदा देख रहा है ना तो वो भी देख ले, वो जैम के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेगा। बस शर्त ये है कि इसको आप, मैं जो पढ़ा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना है, और पूरे के पूरे टॉपिक में आपको बस बने रहना है मेरे साथ, नोट्स साथ में बनाने हैं। नेम रिएक्शन भी पढ़ेंगे, जो जो कार्बन की नेम रिएक्शन आती है वो नेम रिएक्शन भी साथ साथ में हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से देखें, लेकिन ये तो भाई एक तरफा खेल हो गया कि हमेशा क्या ट्रिपलेट ही स्टेबल होगा क्या, सिंगलेट स्टेबल ही नहीं होगा बिल्कुल भी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता। असल में क्या होता है, अगर सिंगलेट जो होता है ना, अगर सिंगलेट जो है उसको कुछ ऐसा अगर मिल जाएगा, यहाँ पे OR, यहाँ पे OH, या फिर कोई भी लगा दो, ठीक है। अब वो सिंगलेट में ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अब जो है इसको यहाँ से मेसोमेरिक प्लस M स्टेबल स्टेबल अल्टीमेट स्टेबिलिटी मिल रही है। अब तो वो बिल्कुल भी ट्रिपलेट में जाना पसंद ही नहीं करेगा, बिकॉज इसका रीजन क्या है,
इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो है डोनेशन तो हो नहीं पाता है ना। डोनेशन यहाँ से वो कैसे करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एम्प्टी तो है नहीं कि डोनेशन करते। ठीक है, उल्टा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक तो ये और अनस्टेबल है, ऊपर से और खींचेगा तो ये और उसको अनस्टेबल कर देगा। सिंगलेट जो होगा वो मोर मोर स्टेबल होगा देन ट्रिपलेट। लेकिन अगर उसका साइड ग्रुप जो है वो प्लस एम से डोनेटिंग होना चाहिए, हिट्रो एटम होना चाहिए। मैं दिखाता हूँ कौन कौन से, ओ आर, सी एल, एन आर टू, एन एच आर, जैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा हिट्रो आइटम्स अगर जिनके पास लोन पेयर हो, हैविंग लोन पेयर, जो उनको डोनेट करके इजीली स्टेबल बना सके। ठीक है, तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप अगर आ जाए जिसके पास लोन पेयर हो, सिंगलेट कार्बिन जो होगा जबरदस्त स्टेबल हो जाएगा ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है कोई ट्रिपलेट एग्जिस्ट करे। ठीक है, ट्रिपलेट स्टेबल होगा ही नहीं, यहाँ पे सिंगलेट ही स्टेबल होगा। तो ये जो होगा वो कंडीशन पे स्टेबल, कंडीशन पे डिपेंड करेगा उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी में भी काफी लोग मार खाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग भी मार खा जाओगे। देखो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, इतना पढ़ने के बाद भी मार खा जाओगे देखना। अगर सही से सुना है ना तो इस क्वेश्चन को आप कर जाओगे, अगर सही से नहीं सुना पक्का पक्का मार खाने वाले हो। बता दो कि कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल है if electron donating group is attached with कार्बनिक कार्बन, यानी कि जो कार्बन जो होता है ना, मान लो कि बताओ सिंगलेट या ट्रिपलेट, बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से ना, बता दो बस आप कौन सा स्टेबल होने वाला है। जस्ट एक सेकेंड ना होल्ड करना। हाँ चलिए बता दो, फटाफट से बता दो, मुझे पता है सब गलत करने वाला है, सब गलत करने वाला है। फॉर्म फॉर्म में आप लोग आके हाँ मैंने तो पढ़ा है, मैंने तो बहुत ध्यान से सुना है, मैंने बहुत ही ध्यान से पूरा लेक्चर अभी तक का सुना है बोल के लगा देंगे यहाँ पे सिंगलेट, है ना, सिंगलेट लगा दिया सिंगलेट। शाबाश, यही तो चाहिए था मुझे कि आप लोग गलत करें, है ना, बिकॉज मुझे पता था कि आप ध्यान से सुन नहीं रहे मुझे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको गलत क्वेश्चन करा दिया। यहाँ पे आपने सिंगलेट किया होगा बट ये गलत हो जाएगा, आंसर है ट्रिपलेट। वाई वाई वाई, व्हाट्स द रीजन? रीजन ये है ट्रिपलेट इस वजह से क्योंकि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोला है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में प्लस आई भी होता है, प्लस एच भी होता है, प्लस एम भी होता है। मैंने थोड़ी बोला है कि प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सिंगलेट कार्बन तब स्टेबल होगा जब लोन पेयर से वो स्टेबल करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब खूब भर भर के देगा, अपने पास बहुत सारी है, सब कुछ देगा उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तब प्लस एम होगा, तब सिंगलेट स्टेबल है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोला है, ये जरूरी थोड़ी ना है कि प्लस एम ही हो, ये प्लस एच भी हो सकता है, प्लस आई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो प्लस आई और प्लस एच तो स्टेबल करते नहीं है उसको, तो ये ट्रिपलेट भी हो सकता है ना, ट्रिपलेट होगा, यहाँ पे ट्रिपलेट होगा आंसर। तो ऐसे गलतियां मत करना, मैंने अभी अभी आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं, जो लोन पेयर डोनेट करता हो ना ऐसा ग्रुप होना चाहिए। ऑब्वियसली लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, बट जरूरी नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप हो ही, है ना। तो मुझे पता था आप लोग ये गलती करोगे, इसलिए बोलता हूँ जरा ध्यान से लेक्चर को देखो और सुनिए, बहुत जबरदस्त पढ़ाने वाले है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते, अभी ये तो कर लोगे आप आराम से, ये तो सबसे हो जाएगा। अगर नहीं हुआ ना तो फिर आप लेक्चर फिर से देखो भाई, आप ध्यान से नहीं देख रहे हो। अगर नहीं हुआ तो लेक्चर फिर से देखो, आप ध्यान से नहीं देख रहे हो। चलिए अब बता दो जरा कि ये जो है सिंगलेट कैरेक्टर मोर किस में होगा, ज्यादा सिंगलेट कैरेक्टर जो है वो किस में होने वाला है। अरे यार जस्ट अ सेकेंड, पता नहीं यार कॉल, चलो रहने तो, क्लास के टाइम नो कॉल्स। चले जरा बता दे इसको, जरा सॉल्व करके बता दे, बहुत आसान सा है ना, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है।
क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से होने वाला है, CF2 देन CCl2 देन CbR2 देन CI2। वाई? बिकॉज सभी डोनेटिंग है, सभी सभी लोन पर डोनेटिंग है, बट आपको CF2 में देखा यहाँ पे 2p 2p 3p 2p 4p 2p 5p। ठीक है, तो इस वजह से बिल्कुल ही इस तरह का हमें ऑर्डर मिलने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कार्बीन पढ़ेंगे हम लोग, मैंने जनरेशन ऑफ कार्बन पढ़ने वाले, जस्ट अ सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। लेक्चर ओके, चलो जनरेशन ऑफ कार्बन पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक, चले जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे जनरेशन ऑफ कार्बन। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले यहाँ पे, अक्सर कार्बन जो है ना वो अल्फा एलिमिनेशन से बनती है। अल्फा एलिमिनेशन माने क्या? आपने ये तो चीज देखी होगी, सपोज के कुछ ऐसा है, यहाँ पे मैं Cl लगा देता हूँ, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अगर कोई बेस डाल दिया यहाँ पे, बाकी ये वाला हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और फिर बाजू में यहाँ पे पुश करके इसको निकाल देगा, है ना। तो ऐसा तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, ये चीज तो आपने देखी होगी। लेकिन ये अल्फा एलिमिनेशन क्या है? अल्फा एलिमिनेशन एग्जैक्टली ना, असल में इसको जरा समझते हैं। जो एक सेंटर है ना, उसके बगल वाले से हम यहाँ पे निकालें, अगर हम उसी सेंटर से दो ग्रुप को निकाल ले, अगर हम इसी सेंटर से अगर हम दोनों ग्रुप्स को निकाल देना, ये होता है अल्फा एलिमिनेशन। बोथ ग्रुप्स लीव फ्रॉम सेम सेंटर, उसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, इसको जरा समझते हैं अल्फा एलिमिनेशन को कुछ रिएक्शंस के द्वारा। सबसे पहला रिएक्शन होगा, ठीक है, ट्राइहैलाइड स्पीसीज, हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे डाल दिया बेस, तो अब बेस क्या करेगा? अक्सर वो यहाँ पे हाइड्रोजन को लेने आएगा, बेस हमने डाल दिया NaOH, यहाँ पे हाइड्रोजन को ले लेगा यहाँ से, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अब इसके ऊपर क्या है? एक लोन पर आ गया। अब जरा इसको देखिए, अगर हम इसको हीट और लाइट दे देते हैं बहुत ज्यादा, तो आपको पता है कि ये जो क्लोरीन है ना, वो बिल्कुल ही इस तरह से यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब जो बचेगा यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन पैर को लेके निकलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन पैर को। तो एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रीच साइट बन गया, और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, और यहाँ पे हमारे पास कार्बीन जनरेट हो गया। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है। ठीक है, पहले एक नुकसान खाता है, फिर सॉरी पहले एक थोड़ा अमीर हो जाता है, यहाँ पे देखो अमीर हो गया, फिर नुकसान खा लेता है। ठीक है, तो इस तरह से जो बनने वाला होता है वो कार्बीड इस तरह से हमारे पास मिल गया। तो यहाँ पे आप जरा देखिए, Cl ग्रुप जो है ना, वो एक गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, और कार्बन यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी हो चुका है। सो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग टेंडेंसी जो है ना उसकी काफी डिक्रीज हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना उसकी यहाँ पे काफी ज्यादा है, और उतना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं। तो यहाँ पे जब हम इसको हीट और लाइट देंगे, तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा डिक्रीज करने के चक्कर में वो क्लोरीन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। इस तरह से जनरेट होने वाली हमारे पास कार्बीन हमें मिलती है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरा जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों क्लोरीन है, तो ये कौन से एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पे वो एग्जिस्ट करेगा सिंगलेट कार्बीन में, है ना। ठीक है, सिंगलेट कार्बीन में वो यहाँ पे एग्जिस्ट करने वाला है।
फॉर्मिंग कार्बिन इज ऑलवेज फॉर्म्ड एज सिंगलेट कार्बिन। जब भी कार्बिन बनता है तब वो हमेशा ही सिंगलेट कार्बिन ही बनता है। फिर अगर वो सिंगलेट में स्टेबल है तो सिंगलेट में रहता है, वरना फिर वो ट्रिपलेट में मूव कर जाता है। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से इसको आप समझ लीजिएगा कि बनने वाला कार्बिन हमेशा हमेशा सिंगलेट ही होता है। ट्रिपलेट तो वो सिंगलेट में अनस्टेबल होने की वजह से फिर ट्रिपलेट में वो ट्रांसफर होता है, कन्वर्ट होता है ना। ठीक है, चलिए अब दूसरी रिएक्शन जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरी रिएक्शन यहाँ पे हम पढ़ने वाले, इसको जरा ध्यान से देख ले। अगर हम यहाँ पे डाई हैलाइड ले ले, ठीक है, तो अब ये जो हाइड्रोजन है ना पहले से थोड़ा कम एसिडिक हो गया, लेस एसिडिक हाइड्रोजन हो चुका है। पहले से एसिडिक हाइड्रोजन कम हो चुका है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे हम NaOH इसको देंगे तो ये बिल्कुल ही ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा तो सही, ठीक है, लेकिन अब ये बिल्कुल एक तो हाइड्रोजन यहाँ पे वो उड़ा ले जाएगा, लेकिन अब क्या होगा कि जब हम इसको हीट और लाइट देंगे ना, क्लोरीन निकलेगा, इस तरह से सिंगलेट बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे यील्ड जो है ना वो डिक्रीज कर जाएगी, रेट भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पहले क्या था, पहले जो था बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे हो चुका था और इसको जो है वो रिमूव करने की टेंडेंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो हमें रेट भी फास्ट मिल रही थी, प्रोडक्ट भी ज्यादा अच्छा मिल रहा था, यील्ड भी अच्छी मिल रही थी। लेकिन अब जो है, ठीक है, अब जो है दिक्कत ये आ रही है कि इसकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली डिक्रीज हो गई है, लेस हो चुकी है इसकी एसिडिटी, और यहाँ पे जो है एसिडिक हाइड्रोजन की भी एसिडिटी जो है वो डिक्रीज हो चुकी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने की वजह से। लेकिन अगर क्या आपको लगता है कि ये जो है एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जो है ये जो हाइड्रोजन जो है वो पहले के कंपैरिजन में लेस एसिडिक हो चुका है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो चुकी, तो ये लेस एसिडिक हो चुका है। अब ये अगर कम बनेगा, ठीक है, ये अगर जो है हम NaOH यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, तो ये लेस एसिडिक हाइड्रोजन हो चुका है, तो ये थोड़ा उसका रेट पहले से थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ पे पहुंचने वाला यील्ड भी कम हो जाएगा। अगर ये कम बनेगा तो ये भी कम बनेगा। तो हमने एक क्या किया, हमने कोशिश ये की कि यहाँ पे हमने LDA डाल के देखा। हमने बोला कि अगर ये बेस की वजह से अगर हो रहा, अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से अगर हो रहा है, ठीक है, अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है तो हम यहाँ पे बेसिसिटी बढ़ा देते हैं। हमने यहाँ पे LDA डाल के देखा, अगर, और हमने जब LDA डाला तो हमें हमें जो रिजल्ट मिला यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला उसकी यील्ड जो है वो बढ़ गई। इसका मतलब कि जो हमने सोचा था बिल्कुल सही था, क्योंकि LDA जो है ये मोर पावरफुल बेस है। NaOH से कंपेरेटिव में LDA ज्यादा पावरफुल बेस है। तो चाहे एसिडिक हाइड्रोजन की भले ही एसिडिटी डिक्रीज हो चुकी है पहले से, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बहुत जबरदस्त तरीके से खींच के निकाल देगा। तो यहाँ पे बनने वाली यील्ड जो है, यहाँ पे रेट जो है वो दोनों ही बढ़ जाएंगे। और फिर यहाँ से तो आपको पता ही है, सिंपल नॉर्मल से ये बात चलती है, जैसे उसको यहाँ पे हम हीट और लाइट देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ चुकी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है तो अब ये इजीली यहाँ पे मूव कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे बनने वाली यील्ड जब यहाँ ज्यादा बनी तो यहाँ पे भी हमें फाइनली प्रोडक्ट जो है, यील्ड जो है हमें ज्यादा देखने को मिल गई। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमें यहाँ पे LDA में ज्यादा यील्ड मिल रही थी देन कंपैरेटिवली टू NaOH। ठीक है, अब जरा एक और देखते हैं डाई हैलाइड में। अगर हम यहाँ पे एक और तरह का बेस अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, अगर हम यहाँ पे
बहुत जबरदस्त कहानी है, बहुत जबरदस्त कहानी है। जरा इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ना, यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे कि ये यहाँ पे जब बनेगा तो ये सिंगलेट बनेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लोरीन ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। क्लोरीन ग्रुप जो है इसकी वजह से यहाँ पे सिंगलेट मिलने वाला है। लेकिन अगर हमें ट्रिपलेट चाहिए, ठीक है, अगर हमें ट्रिपलेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, बहुत जबरदस्त होने वाला है। देखिए जरा इसको ध्यान से। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना, ये सीधा जाके सीधा क्लोरीन को ही पकड़ लेगा। जब वो क्लोरीन को पकड़ेगा तो हमारे पास मिलने वाला कुछ इस तरह से हो जाएगा। जब हम इसको हीट और लाइट देंगे तो हमें जो मिलेगा, बनेगा तो सिंगलेट, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लोन पेयर वाला है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए ये जो है ट्रिपलेट में एग्जिस्ट कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, यही जो है ये ट्रिपलेट में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ऐसी तो क्या बात है BuLi में कि यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन को ना पकड़ के वो क्लोरीन को पकड़ रहा है भाई। ऐसा तो क्या हो रहा है? तो इसकी वजह चिलेशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है कि क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है LiBu है। और आपको पता है कि लिथियम तो भाई गजब है, चिलेशन तो वो दिखाता ही बहुत खास चिलेशन है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा। इसके ऊपर नेगेटिव कैरेक्टर, बिकॉज नेगेटिव तो नहीं कह सकते, लोन पेयर है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ना, तो ये जो है यहाँ से चिलेशन करने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो चिलेशन करता है तो चिलेशन की वजह से इस पे जो है वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, डेल्टा आ जाता है। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये जो है हाइड्रोजन के कंपैरेटिव में ये जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाता है। और इसको जो है, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज, एक तो क्लोरीन पर डेल पॉजिटिव चार्ज वो सह नहीं पाएगा, और ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया है उसको, तो वो जो है हाइड्रोजन का डेल पॉजिटिव चार्ज छोड़ के वो क्लोरीन पे अटैक कर लेता है, और ये जो है क्लोरीन को यहाँ से बाहर निकाल देता है। और इस वजह से ये जो है हमें पहले BuLiH को छोड़ के क्लोरीन को निकालता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अटैक जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों ही में ये अटैक पॉसिबल है। और इस रिएक्शन को, सच रिएक्शन को हम बोलते हैं मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बिकॉज यहाँ पे हेलोजन की जगह BuCl बन के निकल गया। ठीक है, यहाँ पे Cl की जगह, यहाँ पे हेलोजन की जगह जो है यहाँ पे BuCl यहाँ पे निकलेगा, तो क्या निकलेगा, BuCl निकल जाएगा, और क्लोरीन हेलोजन की जगह पे यहाँ पे मेटल आ जाएगा। अब यहाँ पे मेटल करेगा ना चिलेशन, ठीक है, यहाँ पे मेटल इस तरह से, ये जो है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन की जगह पे मेटल, हेलोजन की जगह पे मेटल आ गया, इसलिए इसको मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोली जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। जरा देखते एक क्वेश्चन कर लेते फटाफट से, चलिए इसको जरा ध्यान से देख ले, क्वेश्चन को जरा यहाँ पे कर लेते हैं। CBr और Cl, इसको जब हमने पहले NaOH और उसके बाद साथ में हिट दे दिया तो क्या हमें इसका प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिए, मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। देखिए, अब NaOH है तो पहले तो ये हाइड्रोजन को ही कैप्चर करेगा, BuLi तो है नहीं, NaOH है तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल देगा। और उसके बाद जब हम हीट देंगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि लिविंग ग्रुप जो है वो सबसे अच्छा कौन सा होता है। लिविंग ग्रुप जो होता है वो आयोडीन सबसे अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि वो निकलने के बाद भी वो अच्छी तरह से सरवाइव कर सकता है, उसका सर्वाइवल ज्यादा होता है। जिसका सर्वाइवल ज्यादा होता है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलिए, जो सेकंड ग्रुप के जो होते हैं ना, जो सेकंड ग्रुप के होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं।
और छोटे होने की वजह से उनके पास रेजोनेंस का सहारा नहीं चाहिए। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ पीरियड के जो होते हैं, यहाँ पे ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड वाले, फिफ्थ पीरियड वाले हैं, तो उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। वो जो है अपने अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर जो भी है उसको सेटल करा सकते हैं, उसका साइज इतना बड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेटर लिविंग ग्रुप तो आयोडीन है। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रोडक्ट इस तरह से मिल जाएगा। ये एग्जिस्ट किस में करेगा, एक सिंगलेट कार्बिन में ये एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब जरा बहुत लंबी क्लासेस नहीं लेंगे, टाइम को भी जरा ध्यान ध्यान में रखेंगे, टाइम को भी जरा देखते चलते हैं। अप्रोक्स चलो 40 मिनट्स का लेक्चर तो हो चुका है। तो चलिए अगली, ये हमने एक डाई हेलाइड और ट्राई हेलाइड में से कैसे हम बनाते हैं, ठीक है, ये हम एक तरीका देख चुके हैं, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं और आगे की 2-3 रिएक्शंस जो है वो हम पढ़ेंगे, कैसे हम कार्बन को जनरेट करेंगे हेलोजन से। ठीक है, वो जो बाकी उसको कंप्लीट करेंगे, फिर कुछ और डिफरेंट रिएक्शंस है जिसमें से हम कार्बन को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा ये आप लेक्चर्स देखते रहे। कार्बन से जनरली आपसे कार्बन से क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहे मेरे साथ, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ठीक है, तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।